जंगी मुआहदे की दस्तावेज कम से कम 2 फुल स्केप कागजों पर जरूर मुश्तमिल होगी। उसकी इतनी बड़ी फोटोकॉपी तुम कहाँ छुपा सकोगे? कमांडो जिब्रान ने इमरान से पूछा। यहाँ सत्तार सेठ ने जिब्रान की बात काट कर कहा, मुआहदे की दस्तावेज चाहे 4 सफ़हात पर क्यों न लिखी हो, उसकी फोटोकॉपी आधे इंच साइज के कागज पर उतर जाएगी। मैं इस पॉइंट को खोल कर बताता हूँ। क्या तुमने डॉट स्पाइंग कॉपी का नाम सुना है? कमांडो इमरान ने दूसरी जंग अजीम के बाद एक जासूसी की सच्ची कहानी में डॉट स्पाइंग के बारे में पढ़ा था। उसको कुछ याद आने लगा। उसने कहा, मैंने इसके बारे में पढ़ा जरूर है। सत्तार सेठ बोला, सुनो, कैमरे का एक अदसा ऐसा होता है कि जो चीजों को 100 गुना बड़ा करके दिखाता है और उसकी 100 गुना बड़ी फोटोकॉपी तैयार कर लेता है, यानी उसे एनलार्ज कर देता है। एक अदसा यानी लेंस ऐसा है जो किसी चीज को सुकेड़ कर सिमट कर 100 गुना बल्कि 1000 गुना छोटा करके उसकी फोटोकॉपी उतार लेता है। इसमें ऐसा होता है कि एक फुल स्केप सफ़े की तहरीर सिमट कर छोटी होती होती सारी की सारी एक डॉट यानी फुल स्टॉप के नुक्ते में तब्दील हो जाती है। ये लेंस एक अंगूठे के साइज के कैमरे में लगा होता है। बाद में उस नुक्ते को डेवलप करते वक्त आहिस्ता आहिस्ता बड़ा किया जाता है, यानी एनलार्ज किया जाता है, तो वो नुक्ता आहिस्ता आहिस्ता फैलकर फुल स्केप सफ़े की तहरीर में तब्दील हो जाता है। मैं तुम्हें यही डॉट कैमरा दूंगा जिसमें तहरीर को एक नुक्ते में तब्दील करने वाला अदसा यानी लेंस लगा हुआ होगा। तुम उस कैमरे से मुआहदे की कॉपी की फोटो उतारोगे और कैमरे में से आधे इंच की फिल्म जो एक छोटी सी स्टेनलेस स्टील की ट्यूब में बंद होगी निकाल कर किसी जगह छुपा लोगे और कैमरे को समंदर में फेंक दोगे। कैमरे की फिल्म की ये ट्यूब इतनी छोटी होती है कि तुम उसे मुंह में भी छुपा सकते हो। चुनाचे उसके बाद अगर तुम पकड़े भी जाते हो तो रूसी चाहे तुम्हें नंगा करके उल्टा लटका दें, वो तुमसे जंगी मुआहदे की फोटोकॉपी बरामद नहीं कर सकेंगे। वो मरते दम तक, बल्कि उसके बाद भी तुम्हारे पास ही रहेगी। इमरान ने सत्तार सेठ को बताया कि उसने कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इंतहाई तकलीफ दे मराहिल में से गुजरने के बाद अपने गले के अंदर एक छोटी सी इसी किस्म की पॉकेट बना रखी है, जिसमें अगर वो कोई चांदी के रुपए के साइज की कोई चीज छुपा ले तो पानी पीने और रोटी खाते वक्त वो उसके पेट में नहीं जाती बल्कि गले के अंदर पॉकेट में ही रहती है। इमरान ने कहा, हमारे जिस कर्नल कमांडो ने हमें ट्रेनिंग दी थी, गले के अंदर की पॉकेट का फार्मूला उसने बताया था। उसके लिए गले के अंदर छोटा सा ऑपरेशन करना होता था। हमारे इंस्ट्रक्टर कर्नल कमांडो का कहना है कि गले की एक खुफिया पॉकेट का राज उसे एक जेब कतरे ने बताया था। उस जेब कतरे ने अपने गले के अंदर एक पॉकेट बनवा रखी थी जिसमें वो किसी आदमी की जेब काट कर रुपए या 1500 का नोट अंदर छुपा लेता ताकि अगर उसे पुलिस पकड़ ले तो माल बरामद ना हो सके। कर्नल कमांडो का कहना था कि उस जेब कतरे ने उसका अमली मुजाहिरा करके दिखाया था। उसने 100 रुपए का नोट तह करके अपने मुंह में डालकर जबड़े पर एक तरफ से 2-3 मुक्के मारे और कर्नल के सामने पानी का गिलास भी पिया, संतरा भी खाया, मगर नोट गले के अंदर पॉकेट में ही रहा। पानी और संतरे के साथ मैदे में नहीं गया। थोड़ी देर के बाद जेब कतरे ने दूसरे जबड़े पर जोर जोर से 2 मुक्के मारे, जरा सा खांसा और तह किया हुआ 100 का नोट मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्नल कमांडो का कहना है कि यहाँ से उसे ख्याल आया कि एक जासूस दुश्मन का राज गले की पॉकेट में छुपाकर बड़ी आसानी से और हिफाजत के साथ अपने मुल्क में लाया जा सकता है। चुनाचे उसने जेब कतरे से पूछा कि उसने गले में पॉकेट कैसे बनवाई थी। उसने कहा कि उसके लिए गले में थोड़ा सा ऑपरेशन करवाना पड़ता है। चुनाचे कर्नल कमांडो ने उससे ऑपरेशन करवाने का तरीका भी मालूम कर लिया। उसके बाद जब कर्नल कमांडो पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और फौज की कमांडो बटालियन में आया और फिर कमांडो इंस्ट्रक्टर बना तो उसने ये राज हमें बता दिया और खास तौर पर मेरे गले में फौजी सर्जन डॉक्टर की मदद से छोटा सा ऑपरेशन करवा के ये पॉकेट बनवा दी। कमांडो इमरान ने बताया कि वो जंगी मुआहदे की फोटो फिल्म की छोटी सी ट्यूब अपने गले की पॉकेट में छुपा लेगा, जहां से रूसियों का बड़े से बड़ा इंटेलिजेंस ऑफिसर भी उसे बरामद नहीं कर सकेगा। उसे क्या मालूम कि हिंदुस्तान के पुराने जेब कतरों ने माल छुपाने के कैसे कैसे अनोखे तरीके इजाद कर रखे थे। सत्तार सेठ ने कमांडो इमरान का हाथ पकड़कर बेइख्तियार चूम लिया। कहने लगा, इमरान, तुम वाकई पूरे और टॉप के कमांडो हो। क्या ऐसी पॉकेट जिब्रान ने भी अपने गले के अंदर बनवाई है? कमांडो जिब्रान मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, नहीं, कमांडो बटालियन में सिर्फ चंद एक सीनियर कमांडोज को ही ये एजाज मयस्सर आता है। इमरान चूंकि हम में सीनियर था इसलिए हमारे चीफ ने उसके गले में पॉकेट बनवा दी। सत्तार सेठ ने कहा, अब मैं इस मामले में मुतमईन हो गया हूँ कि जिस राज को हासिल करने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे हो वो राज तुम्हारे पास आखिरी दम तक महफूज रहेगा। कल तुम्हें ये डॉट फोटोग्राफी का कैमरा मिल जाएगा और कल सुबह ही तुम मेरे साथ हेड बावर्ची के पास जाओगे जो तुम्हें मुगलई पुलाव के मसालों का खास नुस्खा बताएगा और तुम्हें मुगलई पुलाव बनाने की मुख्तसर ट्रेनिंग देगा। यही बावर्ची तुम्हें रूसी काउंसिल खाने के प्रेस अटैची के हवाले करेगा।
जो तुम्हें मुगलई पुलाव के माहिर बावर्ची की हैसियत से रूसी जहाज के रूसी कप्तान के पास ले जाएगा। इमरान ने दूसरे रोज अपना हुलिया दिल्ली के मुसलमान बावर्चियों वाला बनाया और सत्तार सेठ उसे बंबई के एक 5 स्टार होटल के अधेड़ उम्र हेड बावर्ची के पास ले गया, जो अपना खास खुफिया एजेंट था। सत्तार सेठ ने उसे कमांडो इमरान के बारे में पहले ही से सब कुछ बता दिया था। हेड बावर्ची ने 1.5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इस काबिल बना दिया कि वो मुगलई पुलाव बना सकता था और पूरे मसालों के साथ बना सकता था। इसी दौरान कमांडो इमरान ने टॉप सीक्रेट ब्रीफकेस के कंप्यूटराइज्ड ताले के खुफिया कोड के नंबर ज़बानी याद कर लिए थे। एहतियात के तौर पर उसने खुफिया कोड के हिंसों वाला छोटा सा कागज तह करके अपने जूते के तलवे में भी छुपा लिया। सत्तार सेठ ने उसे डॉट फोटोग्राफी वाला ताकतवर और अंगूठे से भी छोटे साइज का कैमरा ला कर दे दिया, जिसे कमांडो इमरान ने सत्तार सेठ और कमांडो जिब्रान के सामने अपने मुंह में डालकर गले की पॉकेट में छुपा कर रख लिया। तीसरे दिन सुबह के 8 बजे रूसी काउंसिल खाने के रूसी प्रेस अटैची ने बावर्ची को लेने हेड बावर्ची के पास आना था। इमरान दिन के 7 बजे ही 5 स्टार होटल में हेड बावर्ची के पास आकर बैठ गया। उसने तंग पाजामा, गोल बगैर कॉलर का कुर्ता और काली पुरानी वॉस्कट पहन रखी थी। सर पर बादामी रंग की गांधी कैप थी। जेब में कुछ पैसे थे। एक बोसीदा सी पॉकेट बुक थी जिस पर मुख्तलिफ खानों के मसालाजात के फार्मूले लिखे हुए थे। ठीक 8 बजे 5 स्टार होटल के पोर्च में रूसी काउंसिल खाने की गाड़ी आकर रुकी। उसमें से सुर्खी माइल गोरे रंग का रूसी नौजवान बाहर निकला और सीधा हेड बावर्ची के पास आ गया। हेड बावर्ची ने बड़े तबाक से उसका खैर मकदम किया और कहा, साहब आपका आदमी बिल्कुल तैयार है। इसका नाम कबीरुद्दीन है। इसके दादा परदादा बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के बादशाह के खास बावर्ची थे और मुगलई पुलाव बनाने में उनका जवाब नहीं था। वही नुस्खा इनके पास सीना बसीना चला रहा है, तो संभालिए अपना आदमी। रूसी प्रेस अटैची बड़ी अच्छी उर्दू बोल लेता था। कहने लगा, सरदार अली खान, आदमी तुम्हारे भरोसे का है ना? हेड बावर्ची का नाम सरदार अली था। हेड बावर्ची ने कहा, साहब ये 2 साल से मेरी शागिर्दी में काम कर रहा है। बड़ा कम बोलने वाला और अपने काम से काम रखने वाला नौजवान है। मुगलई पुलाव बनाने वाला इससे बेहतर पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा। रूसी प्रेस अटैची बोला, अच्छी बात है। इसको सब कुछ बता दिया है ना कि इसे समुद्री जहाज में ही रहना होगा और जहाज के कप्तान के लिए रोजाना मुगलई पुलाव बनाना होगा। और जब जहाज रूस पहुंचेगा तो इसे जहाज से नीचे उतरने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। वही जहाज या कोई दूसरा तिजारती जहाज जब माल लेकर भारत रवाना होगा तो इसे उसमें सवार करके वापस बंबई भेज दिया जाएगा। हेड बावर्ची ने कहा, इसे सब कुछ बता दिया गया है साहब, तुम बेफिक्र होकर इसे जहाज पर ले जाओ। इस दौरान कमांडो इमरान थोड़े पढ़े लिखे बावर्ची की तरह स्टूल पर बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर कभी हेड बावर्ची को और कभी रूसी प्रेस अटैची को देखता रहता। रूसी प्रेस अटैची ने कमांडो इमरान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमांडो इमरान ने जल्दी से कहा, सर मेरा नाम कबीरुद्दीन है। उसने पूछा, कितनी जमातें पढ़े हुए हो? इमरान ने अहमकों वाला चेहरा बनाकर हंसते हुए कहा, साहब 4थी जमात फेल हूँ। हेड बावर्ची बोला, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है मगर अपने काम का उस्ताद है। रूसी प्रेस अटैची ने कमांडो इमरान को बड़ी तेज निगाहों से सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, तुम्हें 5000 रुपए इंडियन करेंसी में तनख्वाह मिलेगी और खाना पीना जहाज के जिम्मे होगा। इसके अलावा तुम्हें 3 जोड़े जहाज के बावर्चियों की वर्दी के भी मिलेंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? कमांडो इमरान ने हल्का सा सैल्यूट करके कहा, साहब बड़ी मेहरबानी, मंजूर है। वो बोला, आ जाओ मेरे साथ। हेड बावर्ची ने इमरान से कहा, जाओ कबीरुद्दीन, कप्तान साहब को ऐसा खाना खिलाना कि वो जब भारत आए तो तुम्हें ही साथ लेकर जाए। वो बोला, जो हुक्म उस्ताद जी। और कमांडो इमरान रूसी प्रेस अटैची के साथ गाड़ी में सवार हो गया और रूसी काउंसिल खाने की गाड़ी बंबई की बंदरगाह की तरफ रवाना हो गई। तिजारती जहाज का रूसी कप्तान बिल्कुल सुर्ख रंग का गठे हुए जिस्म वाला गोल मटोला आदमी था। उम्र 50-60 के दरमियान होगी। गर्दन, चेहरे और कोहनियों तक बाजू का रंग समुद्री हवाओं और बारिशों और तेज समुद्री धूप की मार खा खा कर हल्का नस्वारी हो रहा था। आंखें जर्दी माइल सब्ज थी जैसे भेड़िए की होती हैं। जब प्रेस अटैची ने इमरान को पेश किया तो कप्तान ने घूर कर उसका जायजा लिया और रोबदार आवाज में उर्दू में पूछा, तुम्हारा नाम? कमांडो इमरान ने कहा, कबीरुद्दीन किचन मास्टर सर। कप्तान ने पूछा, अंग्रेजी पढ़ सकते हो? इमरान ने कहा, 4 जमातें पढ़ा हूँ साहब, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं सकता। कप्तान रूसी जबान में प्रेस अटैची से बातें करने लगा। यही पूछ रहा होगा कि इस आदमी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है और क्या ये भरोसे का आदमी है वगैरह वगैरह। प्रेस अटैची ने कप्तान की तसल्ली करवा दी थी। उसने इमरान से कहा, मुगलई पुलाव बना लेते हो? इमरान बोला, सर मुगलई पुलाव की डिश तो मैं ऐसी स्पेशल बनाता हूँ कि कोई ही क्या बनाएगा। जहाज के कप्तान ने जहाज के एक मातहत ऑफिसर को बुलाकर रूसी जबान में कुछ कहा। फिर इमरान से मुखातिब होकर बोला, तुम हमारे अफसर के साथ किचन में जाएगा और दोपहर के लंच के वास्ते हमारे लिए मुगलई पुलाव तैयार करेगा। जाओ। जहाज का ऑफिसर इमरान को लेकर जहाज के किचन रूम की तरफ चल दिया। किचन में तमाम रूसी अमला काम कर रहा था।
इमरान को देखकर वो अपनी जबान में हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करने लगे। किचन के हेड ने इमरान से उर्दू में कहा, कप्तान के लिए तुम लंच में मुगलई पुलाव की डिश बनाएगा, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। इमरान ने देखा कि जहाज के खास आदमी उर्दू जबान बड़ी अच्छी तरह से बोलना जानते थे। किचन के साथ ही एक छोटा सा कैबिन इमरान को रहने के वास्ते दे दिया गया। जहाज का किचन और कैबिन वगैरह बड़े साफ सुथरे थे। जहाज का सारा अमला रूसी था। इमरान को सफेद और सुर्ख वर्दी के 2 जोड़े मिल गए। उसने कैबिन में जाकर वर्दी पहन ली। उसके बाएं पांव के जूते के अंदर तलवे के नीचे वो छोटा सा तह किया हुआ कागज महफूज पड़ा था, जिस पर सीक्रेट ब्रीफकेस के ताले का खुफिया कोड नंबर लिखा हुआ था। ये नंबर इमरान को जबानी भी याद था, मगर एहतियात के तौर पर उसने कागज अपने जूते के अंदर ही रखा हुआ था। दिन के 12 बजे जहाज ने लंगर उठा दिया और बंबई की बंदरगाह से रूस यानी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। 1.5-2 घंटे के बाद जहाज खुले समंदर में सफर कर रहा था। समंदर पुरसुकून था। जहाज एक नपीतुली रफ्तार से चला जा रहा था। ये बहीरा अरब का समंदर था। अभी इमरान को मालूम नहीं था कि जहाज रास्ते में कौन कौन से मुल्क की बंदरगाह पर ठहरेगा। उसे ये भी पूरी तरह से इल्म नहीं था कि जहाज का समंदरी रूट कौन सा है। उसे ये मालूम करने की जरूरत भी नहीं थी। उसकी सारी तवज्जो सीक्रेट ब्रीफकेस की तरफ लगी हुई थी। सबसे पहले उसे ये सुराग लगाना था कि अगर मार्गरीटा की इत्तला दुरुस्त है कि ब्रीफकेस जहाज के कप्तान ने अपने कैबिन में रखा है, तो कप्तान ने उसे कैबिन में किस जगह रखा हुआ था। जाहिर है ये ब्रीफकेस एक अहम दस्तावेज का हामिल था और कप्तान ने उसे कैबिन में किसी खुफिया जगह पर ही छुपा कर रखा होगा। जहाज पर अभी कमांडो इमरान का पहला दिन था। दोपहर 2 बजे उसने लंच के लिए मुगलई पुलाव तैयार कर लिया था। किचन के दूसरे मुलाजिम बड़े गौर से इमरान को पुलाव तैयार करते देखते रहे। कप्तान दोपहर के 2:30 बजे लंच करता था। ठीक 2:30 बजे कप्तान का सेकंड मेट किचन में आया और उसने टूटी फूटी उर्दू में इमरान से पूछा कि क्या कप्तान का लंच तैयार है। इमरान ने कहा, यस बिल्कुल तैयार है। इमरान सेकंड मेट के साथ मुगलई पुलाव का ढका हुआ ख्वान खुद उठाकर कप्तान के कैबिन में गया। कप्तान आमतौर पर अपने कैबिन में ही लंच और डिनर करता था। कैबिन काफी बड़ा और सलीके से सजा हुआ था। छोटी डाइनिंग टेबल लगी थी। एक तरफ कप्तान का बेड लगा था, जिस पर सुर्ख कंबल तह करके रखा हुआ था। कप्तान अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ डिनर टेबल पर बैठा रूसी शराब वोडका से दिल बहला रहा था, बल्कि अपनी भूख तेज कर रहा था। इमरान ने ख्वान मेज पर रखकर उसका सरपोश यानी ढक्कन उठाया और तेज गरम मसालों की खुशबू उड़ने लगी। कप्तान ने लंबा सांस लेकर खुश होकर रूसी जबान में अपने फर्स्ट ऑफिसर से कुछ कहा। फिर उसने इमरान की तरफ मुतवज्जे होकर उर्दू में कहा, कबीरुद्दीन, पुलाव की खुशबू बहुत अच्छी है। पुलाव के साथ मुर्ग का शोरबा भी था। उसमें भी खूब मसाले पड़े हुए थे। कप्तान बड़े शौक से खा रहा था और पुलाव की बार बार तारीफ कर रहा था। इमरान बड़े अदब से एक तरफ खड़ा रहा। कप्तान ने इमरान से कहा, कबीरुद्दीन, डिनर पर भी तुम यही डिश बनाएगा। इमरान ने सर झुकाकर कहा, यस सर। इस दौरान कमांडो इमरान की तेज निगाहें कैबिन का जायजा ले रही थी। कैबिन के 2 पोर्शन थे। एक पोर्शन में एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी थी और दूसरी तरफ कैबिन की गोल शीशे वाली खिड़की के साथ कैप्टन की लिखने लिखाने वाली टेबल लगी थी, जिस पर कंपास, दुनिया के नक्शे वाला ग्लोब और बड़ी सी लॉग बुक पड़ी थी। उस लॉग बुक में जहाज के कप्तान रोजनामा दर्ज किया करते थे। मेज के ऊपर दीवार पर रूस के सदर की बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और मेज के कोने में रूस का झंडा एक लंबी सलाख के साथ लगा हुआ था। दूसरे पोर्शन में कप्तान का बिस्तर लगा था। दरमियान में रॉड लगाकर पर्दा खींचा हुआ था। पर्दा सुर्ख रंग का था और आधा इकट्ठा किया हुआ था। बिस्तर के सरहाने तपाई पर टेबल लैंप था। टेबल लैंप के पास ही स्टैंड वाले फ्रेम में लगी हुई किसी औरत की रंगीन फोटो थी जो मुस्कुरा रही थी और जिसने गोद में एक बच्चा उठा रखा था। ये कप्तान की बीवी की ही फोटो हो सकती थी। बिस्तर के नीचे चमड़े का एक बड़ा सूटकेस थोड़ा सा नजर आ रहा था। छोटे शेल्फ में कुछ किताबें सजी हुई थी। बिस्तर के नीचे वाले सूटकेस के सिवा कैबिन में और कहीं कोई सूटकेस या ब्रीफकेस नजर नहीं आ रहा था। लिखने वाली मेज के पहलू में एक दरमियाने साइज की लकड़ी की चमकीली अलमारी दीवार के साथ जरूर लगी हुई थी जो बंद थी। हो सकता था कप्तान ने ब्रीफकेस उसी अलमारी में रखा हो। बहरहाल ये इमरान ने अभी मालूम करना था। रात को डिनर पर भी इमरान ने कप्तान का पसंदीदा मुगलई पुलाव ही बनाया। वो सेकंड मेट के साथ खुद खाना लेकर कैबिन में गया। कप्तान इमरान की कारकर्दगी से बहुत खुश था और एक तरह से उसने इमरान को पास कर दिया था। रात को इमरान थोड़ी देर खाना खाने के बाद जहाज के डेक पर आकर सितारों की धुंधली रोशनी में समंदर की बड़ी बड़ी मौजों का नजारा करता रहा। समंदर में कोई तूफान वगैरह नहीं था। वो नॉर्मल अंदाज में डोल रहा था और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। कुछ देर डेक के जंगले के पास टहलने के बाद इमरान अपने छोटे से कैबिन में आकर सो जाता। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। अभी तक इमरान को ब्रीफकेस का कोई सुराग नहीं मिला।
वो अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर बड़ी सरगर्मी से उसका खोज लगाने में लगा हुआ था। एक रोज जब रात को डिनर खाने के बाद कप्तान फर्स्ट ऑफिसर के साथ कैबिन से निकलकर बाहर डेक पर रखी आराम कुर्सियों पर बैठकर तंबाकू नोशी कर रहा था और थोड़ी वोडका रूसी शराब से दिल बहला रहा था, तो इमरान ने बड़ी जुर्रत से काम लेकर कप्तान के बिस्तर के नीचे रखे हुए बड़े सूटकेस को बाहर खींच लिया। सूटकेस को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने जल्दी जल्दी सूटकेस की तलाशी ली। उसमें सिवाय कप्तान के गर्म कपड़ों, एक दो फौहश तस्वीरों वाले रिसालों के और कुछ नहीं था। इमरान ने जल्दी से सूटकेस बंद करके दोबारा पलंग के नीचे धकेल दिया और तेजी से उठकर डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए खाली बर्तन एक तरफ ट्रे में रख। दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। कमांडो इमरान ने कैबिन की एक एक चीज की जितनी तलाशी ले सकता था तलाशी ले ली थी। अब सिर्फ लिखने वाली मेज के साथ लगी अलमारी ही रह गई थी। अलमारी में ताला किवाड़ के अंदर लगा हुआ था। बाहर सिर्फ ताले का कुंजी लगाने वाला सुराख ही नजर आ रहा था। इमरान के लिए इस किस्म का ताला खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। सिवाय नंबरों वाले कंप्यूटराइज्ड और मैग्नेटिक ताले के उसे हर किस्म के ताले खोलने की बाकायदा तरबियत दी गई थी। लेकिन अलमारी को खोलकर उसकी तलाशी लेना खतरनाक भी साबित हो सकता था। ये काम इमरान सिर्फ उसी वक्त कर सकता था जब उसे यकीन हो कि कप्तान कम से कम 1 घंटे तक कैबिन में नहीं आएगा और वो जहाज के ब्रिज या इंजन रूम में गया हुआ होगा। कप्तान जहाज पर घूमता फिरता रहता था। जहाज के ब्रिज पर, जहां बहुत बड़े बेजवी कमरे में मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटरों वाले काउंटरों के पीछे दीवार पर डायल और ग्लोब वगैरह लगे थे और समंदरों के नक्शे लटके हुए थे। कप्तान के असिस्टेंट और फर्स्ट मेट और फर्स्ट ऑफिसर उस ब्रिज रूम में हर वक्त मौजूद रहते। वो जहाज को उसी कमरे से कंट्रोल करते थे। कप्तान किसी किसी वक्त आता था और एक एक आला चेक करके कुछ देर दूरबीन से सामने समंदर की मौजों को देखता और फिर दूसरी तरफ निकल जाता। इन 2 हफ्तों में इमरान ने नोट किया कि रात के खाने से पहले कप्तान जहाज के बड़े डाइनिंग हॉल में दूसरे ऑफिसर्स के साथ उस मेज पर बैठकर वाइन वगैरह से अपनी भूख तेज करता था, जो हर तिजारती और मुसाफिर बरदार जहाज में लगी होती है और जिसे अंग्रेजी में कैप्टन्स टेबल यानी कप्तान की मेज के नाम से पुकारा जाता है। तकरीबात के मौके पर कप्तान उस मेज पर मुंतखब मेहमानों और जहाज के अफसरों के साथ बैठकर खाना खाता है और उस टेबल पर कप्तान के साथ बैठकर खाना खाने को बड़ा एजाज समझा जाता है। उस वक्त कप्तान का कैबिन बिल्कुल खाली होता था और कमांडो इमरान तकरीबन अकेला ही कैबिन की छोटी डाइनिंग टेबल पर डिनर के लवाजिमात रखता था, क्योंकि कप्तान डिनर अपने कैबिन में आकर अपने फर्स्ट ऑफिसर के साथ करता था। इमरान ने सोच लिया था कि सिर्फ यही वो वक्त है जिस वक्त वो कैबिन में रखी बंद अलमारी को खोलकर देख सकता है कि ब्रीफकेस उसमें तो नहीं है। इमरान को यकीन था कि ब्रीफकेस उसी अलमारी में ही हो सकता है। इस दौरान जहाज श्रीलंका का चक्कर काटकर बहरे हिंद के पानियों में दाखिल हो चुका था और अब उसे थाईलैंड की बंदरगाह बैंकॉक में 2 दिन के लिए रुकना था। थाईलैंड करीब आ रहा था। इमरान ने फैसला किया कि जब जहाज बैंकॉक से रवाना होगा तो वो अलमारी की तलाशी लेगा। थाईलैंड के बाद जहाज का अगला पड़ाव सिंगापुर था और वहां से जहाज को जुनूबी चीन के समंदर में से गुजरते हुए बहरे जापान में से होकर शुमाली जुनूब में बर्रे-आज़म रूस की बंदरगाह व्लादिवोस्टोक में जाकर लंगर अंदाज होना था। ये सारी मालूमात इमरान ने जहाज में ही हासिल की थी। रूस की बंदरगाह व्लादिवोस्टोक उस जहाज की मंजिल थी। यहाँ से जहाज को 1 महीने के बाद माल लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।